आइए मुलाकात करते हैं दो खास मेहमानों से। तैयार हैं जैन साहब और पालिया साहब। वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। जैन साहब करें शुरुआत लॉन्ग टर्म पिक के साथ। बिल्कुल अनिल जी, डेटामैटिक्स ग्लोबल एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी अगेन, और सबसे बढ़िया बात है आईटी मिड कैप आईटी स्टॉक्स बहुत बढ़िया करे, और ये वन ऑफ माय फेवरेट जेम स्टॉक रहा है, और मैंने शायद 3 या 4 बार स्टॉक को दिया और हर बार ये स्टॉक टारगेट अचीव करता है, क्योंकि फंडामेंटल्स ही बहुत बेहतरीन। और ये जो कंपनी जिस काम में है, देखिए ये बेसिकली बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को यूज करके, फिर इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करती है। सो ये सारे काम करते हैं, और आजकल देखिए इन्हीं का ही जमाना है। और मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही रिनाउंड प्रोमोटर्स हैं इसमें, और 11 के पी मल्टीपल पे स्टॉक बढ़िया लगता है। ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% है, 1.25% का डिविडेंड यील्ड है, 25% से ज्यादा की पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया थे, 43 करोड़ का पैट था पिछले जून में, हालांकि 40 करोड़ का पैट है। तो ओवरऑल पिछले 5 क्वार्टर में पिछले जून 2021 से लेकर अब तक ये पहले कंपनी 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ कमाती थी, अब ये 40 करोड़ के ऊपर कमाने लग गई है कंसिस्टेंटली। और एफआईआईज डीआईआईज का भी पूरा भरोसा है, प्रोमोटर्स का स्ट्रॉन्ग 74% शेयर होल्डिंग है, और एफआईआईज डीआईआईज करीब 2-2.5% के लगभग होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए, और 350 का टारगेट। और पीवीआर के ऊपर सर टिप्पणी देना चाहूंगा अगर आप समय देंगे तो। मतलब टिप्पणी किस पे देनी है? पीवीआर पे देनी है, किसी पिक्चर पे देनी है, या अरमान और नुपुर पे देनी है? अरमान और नुपुर पे देनी है। हाँ तो ऐसे बोलो ना, मैं समझ गया। और आप पे भी देनी है। देखिए ये जो स्टॉक जो चुना ना, वो बहुत बेहतरीन स्टॉक चुना पीवीआर। और जनरली मैं तो देखिए पार्शियल रहता हूँ, मैं तो इसकी मध्य में ही रहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने 1-2 बार इसमें थोड़ी सी पॉजिटिव व्यूज दिए, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं जी बताएं जैन साहब, अरमान के साथ बताइए। बस बिल्कुल अरमान के साथ जाएंगे। टिप्पणियां बहुत बढ़िया थी, और जो मूवीज है वो साउथ इंडियन मूवी अगेन, मतलब जो इन्होंने जो तर्क रखे वो गजब के थे। बाकी नुपुर और अरमान प्लीज मूवी जाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि आउटिंग के जो दूसरे जो सोर्सेज है एंटरटेनमेंट के सोर्सेज, वो सब अरमान के साथ तो आप जा रहे हैं ना, सब सस्ते लगने लग जाएंगे। आपने तो अभी बोला जैन साहब के अरमान के साथ जाऊंगा। अरमान और मैं तो जा सकते हैं, हम लोग तो देखिए सेम रखते हैं। बहुत ही बढ़िया। आइए पालिया साहब भी तैयार है हमारे साथ लॉन्ग टर्म पिक लेकर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म पिक रहेगी राउट मोबाइल। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन हमने पिछले 8-10 महीनों में देखा। स्टॉक का हाई था करीब 2300-2400 के आसपास, वहां से ऑल द वे करेक्ट होके ये 1100 रुपए तक करेक्ट हुआ था। लास्ट 2 महीने में लोअर साइड पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिला है। अब जो रिकवरी हमें रूट मोबाइल में यहाँ पे आते हुए दिखी है, उसमें अब ये 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, और अब जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक वापस अपना एक अच्छा अपट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट 1850 से 1900 तक की अपसाइड के टारगेट लॉन्ग टर्म बेसिस पे। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 1460 का। तो रूट मोबाइल को यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक में। ओके, रूट मोबाइल ये पसंद है आपको, पालिया साहब को लॉन्ग टर्म के लिए 1460 के स्टॉप लॉस के साथ 1850 और 1900 के टारगेट्स। आइए 10 की कमाई राकेश जी कुणाल जी की तरफ से लेते हैं। बताएं सर आपका स्टॉक। मैंने और राकेश जी ने आज की 10 की कमाई का स्टॉक, और इसमें देखिए आज कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो हमारी राय यह है कि स्टॉक थोड़ा नीचे आ जाए तो उस स्तरों पर इसको बाय करें, मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखें। स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, और हमें लगता है कि कंसोलिडेशन पूरा हो जाने के बाद स्टॉक में आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो इन स्तरों पर गिरावट पर धीरे धीरे करके ब्लू स्टार को बाय करें। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकल रहा है। 1250 के टारगेट के लिए ब्लू स्टार में निवेश की राय है, और ये 1250 के लेवल्स हमें लगता है 2 महीने में देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म नजरिया है, शॉर्ट टर्म नजरिया बना के ब्लू स्टार में खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए ब्लू स्टार में खरीदारी करने की राय। आइए पोजिशनल पिक का वक्त है। जैन साहब बताएंगे हमें डेटामेटिक्स के बाद अपनी पोजिशनल पिक। बताएं सर। बिल्कुल, पावर स्टॉक्स आज चल रहे हैं, टाटा पावर भी चल रहा है, और वैसा ही एक स्टॉक में लाया हूं GIPCL।
गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी, और बढ़िया लगता है क्योंकि सबसे बढ़िया बात है भाव बहुत सस्ते हैं और फंडामेंटल्स तो देखिए नॉर्मली रहते हैं। एक तो गुजरात की पीएसयू स्टॉक है 6-7 के पी मल्टीपल पे 3% का डिविडेंड यील्ड, और सबसे बढ़िया बात है कि बहुत ज्यादा चला हुआ स्टॉक नहीं है। अब तो रीजन भी है उसके लिए कि भाई प्रॉफिट्स के और जो अगर सेल्स के कैगर देखें तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, इसीलिए कम चलते हैं। बट अब जब ऐसा भाव आ जाए जहां पे 75 रुपए 80 रुपए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और मार्केट्स चल रहे हैं और पावर स्टॉक्स चल रहे हैं और पीएसयूज में अब रुझान आया है, तो ये स्टॉक भी चलेगा। और सबसे बढ़िया बात है इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया है। यही एक रीजन है कि स्टॉक को मैं लाया हूं पोजिशनल पिक के तौर पे। 35 करोड़ का जून 2021 में पैट था, उसके सामने 63 करोड़ का पैट। पिछले 2 क्वार्टर बहुत बढ़िया गए हैं कंपनी के, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और आराम से 97 103 का टारगेट लगाएं और 83 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, 97 और 103 ये 2 टारगेट के लिए करें खरीदारी। GIPCL बड़े लंबे समय बाद रिकमेंडेशन में आया है, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये पहले पूरा नाम होता था, अभी GIPCL से काम चल जाता है। आइए पालवा साहब बताएंगे अपनी पोजिशनल पिक रूट मोबाइल के बाद। बताएं सर, ये रूट या राउट? पहले भी इस पर विवाद हो चुका है। विवाद हो चुका है, हाँ। रूट राउट, कुणाल जी से बात भी करी थी। हाँ, कुणाल जी ने कुछ डिसीजन, कुणाल जी हम भूल गए, क्या डिसीजन था आपका? अनिल जी रूट ही कहना चाहिए। अनिल जी सब लोगों को रूट ही याद रहता है। हाँ, बराबर। अमेरिकन उच्चारण है अनिल जी, तो रूट ही बेहतर है। हमको वो MTNL के जमाने से यही याद है, इस रूट की सभी लाइनें अस्त व्यस्त है। थोड़े समय बाद फोन करें या फिर प्रतीक्षा करें, इसलिए वो तब से रूट ही याद है वैसा हमको। अब राउट में बहुत मुश्किल होगी। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, इस चीज का तो खुलासा न्यूज पर व्यूज पर अनिल जी हो चुका है। वो रूट मोबाइल के मैनेजमेंट आया था और आपने पूछा था रूट है कि राउट है, तो अनिल जी उन्होंने बोला था रूट है, तो वो बिल्कुल अनिल जी हम लोगों के साथ गए थे, तो रूट ही है अनिल जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। क्या बात है बंसल जी, सारे क्वालिटी कन्वर्सेशन। बंसल जी का मेमोरी कितनी है बंसल जी का, एक बार देखना पड़ेगा कितनी जीबी डाली हुई है, गजब की। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो पालविया साहब ने को बता दिया गया है कि रूट मोबाइल माना जाएगा। और दूसरे, हाँ, पोजिशनल पिक बताएं सर पालविया साहब। तो पोजिशनल पिक सेम थीम पे देखिए, गुजरात तो पहला वर्ड तो कॉमन ही हो गया हमारा और संदीप जी का, तो गुजरात अल्कली है मेरा यहाँ पे पोजिशनल पिक। स्टॉक में अगर देखें तो जिस तरीके से यहाँ पे डेली सेटअप बन रहे हैं चार्ट पे, वो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। जिस तरीके से वीकली चार्ट पैटर्न बने, हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकता है। 1000 रुपए तक की अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। तो गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल को बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 830 का, टारगेट होंगे 1000 और 1030 के। ओके, 1000 और 1030 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी गुजरात अल्कलीज में। धन्यवाद स्वीकार कर लीजिए आप पालिया साहब सिमी जी की तरफ से। सिमी जी का आज ये अभी भी थोड़ी देर पहले स्टॉक आया था खरीदारी करने के लिए आज से, गुजरात अल्कलीज, उन्हें भी पसंद आया है आज के लिए। अच्छा, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, पूरा साल मनाएंगे। ये पिछले 3 दिनों में कुछ ज़्यादा ज़बरदस्त जोश से मनाया, हर घर तिरंगा आपने सुना ही होगा और लगाया भी होगा उत्साह से, हमने भी अपने सबने घर पर लगाया है। तो इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली और वो ये कि तिरंगे की बिक्री ज़बरदस्त बढ़ी है। आप समझ ही सकते हैं, मतलब कई गुना बढ़ी होगी। तो कौन सी कंपनियां हैं जो ये कपड़ा बना रही है, कौन सी कंपनियां हैं जिनकी बिक्री पर असर पड़ा होगा, किस तरह की इंडस्ट्री पर होगा, इस पर आज हमने स्पेशली एक न्यूज़ पर यूज़ करने की सोची है। तो हमारे साथ कार्यक्रम में जो कंपनी शामिल हो रही है वो है RSWM। देश की दिग्गज टेक्सटाइल कंपनी LNG भिलवाड़ा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है ये। सिंथेटिक, ब्लेंडेड, कॉटन, स्पेशलिटी, वैल्यू एडेड यार्न के ये दिग्गज मैन्युफैक्चरर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। साथ ही फैब्रिक्स बनाते हैं, डेनिम बनाते हैं, ग्रीन पॉलिस्टर फाइबर भी बनाते हैं। 10 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं कंपनी के और अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, कुल मिलाकर 78 से ज़्यादा देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। आइए मुलाकात करते हैं RSWM लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रिजू झुंझुनवाला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी UK से बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज में आपने बैचलर्स किया है।
1999 में 1999 में 21 साल की उम्र से कंपनी से जुड़े हुए हैं आप। एचईजी लिमिटेड आप ही की ग्रुप की कंपनी है, उसके वाइस चेयरमैन भी है और भिलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड के एमडी भी हैं। झुंझुनवाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सर समय देने के लिए। आज हमने आपको विशेष प्रयोजन से बुलाया, वैसे तो आपके नतीजों पर, परफॉर्मेंस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो अभियान चला है हर घर तिरंगा, और उसमें हमने देखा कि काफ़ी बिक्री हुई है, तिरंगों की जबरदस्त सेल्स हुई है। किस तरह के कपड़े का जो इस्तेमाल हुआ है, वो कंपनियां किस तरह की कंपनियां बनाती है, किस तरह की डिमांड इसकी वजह से आई है, जरा इसका अंदाजा दीजिए सर। कि मैं ठीक नहीं आदमी हूँ इसके बारे में बताने के लिए। ये बहुत अच्छा एक मुहिम चलाई गई है, लेकिन इसमें जो मेन जो दो चीज है, एक तो हैंडलूम वीवर्स जो है इंडिया के, ओके, तो बहुत बड़ा फायदा हुआ होगा, जो छोटे वाले वीवर्स है जो आपके छोटे शहरों में है। और दूसरा जो बड़े स्केल पे जो बिक्री हुई है वो फिलामेंट यार्न की, जो पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न आप देखते हैं उसकी ज्यादा बड़े स्केल में उसकी बिक्री हुई होगी। तो जो फिलामेंट यार्न जो कंपनियां बनाती हैं, और जो हैंडलूम सेक्टर जिसमें आपका एकदम कोर्स कॉटन यार्न लगता है, एकदम जो एकदम खादी वाला यार्न जिसको आप बोलते हैं, उनकी बिक्री ज्यादा बड़ी होगी। बिल्कुल। लेकिन ये एक वन टाइम फिनोमेना था, मतलब इसमें कोई इंडस्ट्री को कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा होगा मेरे बिल्कुल ख्याल ठीक बात है। तो पॉलिस्टर वाला फाइबर ज्यादा यूज किया गया है इस बार इसमें। एनीवे, आइए आपके नतीजों पर बात करते हैं सर। नतीजे जो आपके आए थे 8 अगस्त को, साल दर साल आपका रेवेन्यू 38% बढ़कर आया, कामकाजी मुनाफा 34% बढ़कर आया, और मार्जिन 11% की रेंज में आपके रहे स्टेबल, और मुनाफे में भी 80% की बढ़त है। एक मार्जिन को छोड़ दे तो बाकी सब जगह ग्रोथ जबरदस्त है साल दर साल। तिमाही दर तिमाही थोड़े ठंडे नंबर्स, कैसे देखते हैं आप सर? सर इसमें देखिए, आप फोर्थ क्वार्टर, आप कोई भी क्वार्टर का कंपनी का देखेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमेशा एक बेस्ट क्वार्टर रहता है। सारे आपके स्टॉक्स निकलते हैं मार्च 31 के पहले, तो वो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन इस बार के जो हमारे नतीजे हैं उसमें एक फुल वर्किंग का आपने देखा है। लास्ट टाइम भी जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें मेरे ख्याल से एक 100% वर्किंग नहीं रही होगी, तो इस बार 100% वर्किंग रही है। ऊपर से आपके पर यूनिट रियलाइजेशन जो हर चीज यान के रहे हैं, हर चीज का एक कॉस्ट बढ़ गया है आपके रॉ मटेरियल्स का, तो एक जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट होती है उसके कारण एक बड़ा एक गेन देखने को मिला है, जिसके कारण हमारा एक रेवेन्यू आपको 40% ईयर ऑन ईयर एडिशनल देखने को मिला है। ठीक बात है। तो ये है जी। तो पूरे साल भर के लिए क्या आप कितनी रेवेन्यू ग्रोथ और किस तरह के मार्जिन देख रहे हैं सर? तो सर देखिए, अभी टेक्सटाइल जैसे आपको पता ही है कि बहुत सिक्लिकल इंडस्ट्री है, तो अगर मैं कुछ भी बोलूं आज के दिन, मतलब मुझे खुद बैठ के पता नहीं होगा एक हफ्ते बाद का क्या। अरे सर क्यों, आपकी तो इतनी मजबूत चल रही है इंडस्ट्री, इतनी मजबूत तो चल रही है सर आपके, लगभग जितनी टेक्सटाइल कंपनी से हम बात करें बड़े कॉन्फिडेंट है वो तो सब। नहीं, अभी बहुत बढ़िया चल रहा है सर, मैं इसी पे ये बात कर रहा हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ गोल्डन फेज, जिसको आप कहते हो लास्ट 18 महीने से, जो कोरोना के बाद से जो देखने को मिल रहा है कि एक डिमांड अपलिफ्टमेंट हो रही है। चाइना +1 फैक्टर के कारण इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए मीडियम टर्म में बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं जो कि कंपनियां सारी फेस करती है, हम भी फेस करते हैं। कॉटन या फाइबर के दाम अनाप शनाप बढ़ गए, मतलब आज के दिन आप माने कि कॉटन यार्न पर कैंडी 1,10,000 तक चले गया, जो लास्ट ईयर 50,000 तक होता था। 1,10,000 से अब वो फिर से कम होके फिर वापस बढ़ने को है। तो ये एक ऊपर नीचे चलते रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से अगले 12 से 18 महीने में हमारे जो मार्जिन आप पहले जो फर्स्ट क्वार्टर में देख रहे हैं उसको सस्टेन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। सर अमेरिका में आप भी एक्सपोर्ट करते हैं, और अमेरिका से हमें अलग अलग तरह की खबरें भी सुनने में आ रही। बीच में तो पहले रिसेशन की बातें होती थी, कुछ कुछ कंपनियों ने अपने थोड़े गाइडेंस घटाए भी, वॉलमार्ट, टारगेट जैसी कंपनियों ने, लेकिन अभी जो वापस रिटेल सेल्स के नंबर आए बड़े जबरदस्त दिख रहे हैं, कहीं कोई मंदी के आसार है नहीं, डिमांड वापस से स्ट्रॉन्ग नजर आ रही। तो अमेरिका का और बाहर के जो बाजार है, ग्लोबल मार्केट्स है, वहां पर किस तरह का आउटलुक है सर? हमारे इस बार आप देखें तो एक्सपोर्ट बढ़े नहीं है एक्चुअली। फर्स्ट क्वार्टर में आप देखेंगे तो हमारे डोमेस्टिक सेल ज्यादा बढ़ी है। ये क्योंकि डोमेस्टिक साइड से डिमांड जो कोरोना के बाद जो आई है वो एक तरह से थोड़ा ज्यादा बढ़ी है। लेकिन अगेन मैं कहता हूं इसमें मीडियम से लॉन्ग टर्म में अमेरिका में स्पेशली जो गारमेंट कंपनी है, जो कंपनीज गारमेंट बनाती है, जो कंपनी होम टेक्सटाइल बनाती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खुलने को जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ब्रांड्स चाइना से कम करके, मिडिल ईस्ट से, साउथ ईस्ट से कम करके इंडिया से अपनी बाइंग बढ़ाने वाले हैं, बांग्लादेश भी बढ़े जा रहे हैं टेक्सटाइल में, लेकिन एक जो स्टेबिलिटी ब्रांड को इंडिया के साथ मिलती है कि भी एक चलते रहेगा ये काम उनका लंबे टाइम तक, ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो इसीलिए जो सारी टेक्सटाइल कंपनी की आपने बात करी कि दे आर ऑल वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिन इन द फ्यूचर, ऑल वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ एक्सपेंशन एटसेट्रा।
इसीलिए हमारा भी ये व्यू है कि भाई हम जैसे जो एक मेजर यान मैन्युफैक्चरर है, अल्टीमेटली यान की डिमांड जो है वो भी इंडिया से बहुत जोर से बढ़ने वाली है, चाहे एक्सपोर्ट होना हो यान का, चाहे फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़े, लेकिन उसके बेनिफिशियरी कंपनी, यान प्रोड्यूसिंग कंपनीज विल बी लाइक आदर्श पेट्रोलियम और एनी अदर कंपनी। परफेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद झुंझुनवाला साहब समय देने के लिए और साथ ही कंपनी और सेक्टर के आउटलुक पर हमारे दर्शकों के साथ अपनी राय शेयर करने के लिए शुक्रिया आपका। मजबूत है बाजार, छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। सबका फिर से स्वागत है। 17,900 के ऊपर टिके रहने में कामयाब है निफ्टी। बैंक निफ्टी ढीला है थोड़ा सा, आज उतना बढ़ नहीं पा रहा, कॉल राइटिंग ज्यादा हुई तो शॉर्ट कवरिंग के लिए जो लेवल चाहिए उससे पार करने में थोड़ी मुश्किल आ रही। देखते क्या कुछ होता है। जैन साहब तैयार है अपनी शॉर्ट टर्म पिक के साथ, बताएं सर। बिल्कुल इत्तेफाक है। देखिए अच्छी खासी एक राजस्थान की टेक्सटाइल कंपनी के मैनेजमेंट के साथ आप अभी चर्चा कर रहे थे और मैं भी एक वैसा ही स्टॉक लाया हूं। राजस्थान की एक टेक्सटाइल कंपनी है और आपने झंडे वाला बहुत जबरदस्त वो बोला और फिलामेंट यार्न वाली कंपनियों के बारे में बताया उन्होंने, बट और प्लस उन्होंने साथ में फर्निशिंग्स के लिए भी बात की थी। और ये कंपनी भी देखिए फर्निशिंग्स में सतलज टेक्सटाइल्स एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है के बिरला ग्रुप की। और देखिए 1100 करोड़ की मार्केट कैप है सिर्फ और 5-6 के पी मल्टीपल पे चलती है, 3% का डिविडेंड यील्ड देती है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 36% रही है और 15-16% का रिटर्न ऑन कैपिटल और इक्विटी दोनों। और पिछला क्वार्टर बहुत बढ़िया गया, जून 2022 वाला क्वार्टर में 45 करोड़ का पैट है और पिछले जून में 22 करोड़ का पैट, और कंटिन्यूअसली पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी 40 करोड़ के आसपास कमा रही है, 40 से ऊपर ही मान लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक इन लेवल्स पे बहुत बढ़िया है। FIIs DIS का करीब 1.5% के लगभग है और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी देखें तो बिट्स पिलानी की भी इसमें शेयर होल्डिंग है और हिंदुस्तान टाइम्स और ये सारी कंपनियां ग्रुप कंपनीज है तो इनकी होल्डिंग रहती है। तो मेरे हिसाब से 64% के लगभग प्रोमोटर्स की है। तो ये स्टॉक को इन लेवल्स पे ले। और जनरली मैं जब भी ये सेगमेंट में आता हूं तो मैं शॉर्ट टर्म पिक में 2 फिगर्स वाली लाने की कोशिश करता हूं और आज भी वैसा ही स्टॉक है और 73 और 75 का टारगेट लगाए और 65 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, तो सतलज टेक्सटाइल्स है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय 73 और 70 हैं। जैन साहब इतने छोटे छोटे ये कब से होने लगा? नहीं ये शॉर्ट टर्म पिक है अनिल जी। हाँ तो शॉर्ट टर्म ही है, पता है मुझे। छोटा टारगेट दे दिया, बाकी मुझे ऐसा लगता है हाँ बाकी ये 105 का हाइस दिखाया हुआ है, डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है और जब ये अचीव करने लगेगा तो उस टाइम पे मैं वापस से ट्वीट करके जनरली अपडेट देता हूं कि इसको आप वापस से एक्सटेंड कीजिए और कंटिन्यू कीजिए अपनी पोजीशन को, वो उस टाइम पे मार्केट माहौल देखते हुए। टारगेट आप कोई भी दो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है जिन साहब, हासिल तो आपके हो ही जाता है। मेरा कहने का पर्पज सिर्फ इतना था कि आपको ध्यान रहे कि मैं आपके हर चीज को बहुत ध्यान से देखता सुनता हूँ वो आपको वो मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए और आपको भी गया और बाकी सबको भी चला गया, देख लीजिए। तो बाकी सब भी समझ ही गए होंगे कि मैं देखो टारगेट और स्टॉप लॉस कितने ध्यान से देखता हूँ। चलिए, तो ये अभी थोड़ी देर में हम पालिया साहब से मिलेंगे उनकी शॉर्ट टर्म पिक, लेकिन आइए तब तक वक्त है मार्केट आउटलुक का। आज हमारे साथ देश के जाने माने फंड मैनेजर हेलिस इंडिया के CEO दिनशो ईरानी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दिनशो सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज से हम नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं मार्केट आउटलुक, क्योंकि अब लाइफ टाइम हाई के नज़दीक आ गए बाजार। पिछली बार आपसे मुलाकात हुई, बहुत आपने जोश भरा। हम शुरुआत तो कल से ही करना चाहते थे, नए हफ्ते की शुरुआत हुई, लेकिन हमने आज से शुरुआत की। पूछिए क्यों बताइए जी। सर आपको बधाई देने के लिए, क्योंकि कल पारसी न्यू ईयर था, शुरुआत हमें आपसे करनी थी और मैंने कहा आप तो कल फेस्टिवल में बिजी होंगे। तो सर पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से पारसी न्यू ईयर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद जी, और धन्यवाद आपके शो पे आमंत्रित करने के लिए भी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर व्यूअर्स। थैंक यू सर। इसलिए हमने कहा कि एक दिन बात करेंगे, लेकिन करेंगे दिनशो सर के साथ ही। तो सर अब बताएं कि वो हम सब भूल गए कि यूक्रेन और रशिया लड़े थे, अमेरिका में रिसेशन भी आने वाला है, बेयर मार्केट में भी मार्केट आ गए थे, 30-35% जो घट आ गए, ये सारी चीजें भूल गए। याद तो नहीं करनी वापस?
अच्छा अनिल जी, ऐसा था कि मैं एक्चुअली देख रहा था, हमारा पुराना इंटरव्यू देख रहा था जो जी। मैं जून में मैंने दिया था, जी और वहां पे हमने यही बोला था कि इन्फ्लेशन जो है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। पहली करेक्ट। चीज तो वो थी, क्योंकि सारे सेंट्रल बैंकर्स उसी को देख रहे थे और उसी के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट थे वो भी मूवमेंट उधर से ही आ रहा था। तो एक हमने दूसरा एक और चीज बोली थी कि सितंबर तक पीक आउट लगता है इन्फ्लेशन। तो अभी ऐसा लग रहा, और आपने देखा क्रूड जो सबसे बड़ा ओवरहैंग है इन्फ्लेशन के लिए, वो तो अभी 92 93 लेवल पे आ गया। उल्टा हम लोग सोचे थे कि 100 तक आएगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा ब्रीदर मिल जाएगा। तो 92 93 तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। लेकिन ये सब हमने क्या बोला कि पीकिंग इन्फ्लेशन है, और पीकिंग इन्फ्लेशन सितंबर तक पीक, उसके बाद में शायद नीचे, या अगर जो क्रूड नीचे आया तो और भी नीचे आ जाएगा इन्फ्लेशन। ये हमने बात कही थी। अभी 93 में तो यही लग रहा है कि पीक हो गया इन्फ्लेशन और अभी नीचे आने वाला है। लेकिन आप ये भी देखिए, और बाय द वे एक और चीज हमने बोला था कि हमारे पास कैश अराउंड 14% था। ये मिडिल ऑफ जून के आसपास हमने शायद इंटरव्यू किया था, तो 14% कैश था। वो आज की तारीख में तो हमारे पास है ही नहीं। मतलब जो भी थोड़ा बहुत मिलता है हमें कैश, थोड़ा बहुत भी, वो हम डिप्लॉय कर देते हैं सीधा, हम रखते भी नहीं, क्योंकि हमें लग रहा है कि बाजार अभी आपके जो जून बॉटम है वो आपको बॉटम शायद इस साल के लिए आपको दिख गए हैं अभी। तो यहाँ से इतना ज्यादा गिरावट भी नहीं आ सकती है। लेकिन दूसरा ये रखिए दिमाग में कि 17% चल गया बॉटम से मार्केट, तो थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया। तो हमें ऐसे लग रहा है कि यहाँ से आपका फ्लैटिश होना चाहिए, पैनिक की जरूरत नहीं है। उल्टा हम तो पहले भी हम बिलीव करते हैं अपने आप में कि जब बाजार फ्लैटिश रहता है तो स्टॉक पिकिंग सबसे बेस्ट रहती है। और हमारे पास ये तजुर्बा रहा है 25 साल का कि हम स्टॉक पिकर ही रहे हैं, और इसलिए हमें तो वो सिनेरियो बहुत बढ़िया लगता है कि हमारे आराम से स्टॉक मिल जाते हैं हमें। तो पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, आपने जो रशिया यूक्रेन की बात की, वो तो 6 महीने हो गए उस लड़ाई को, और कहीं अंत दिख नहीं रहा है इतनी जल्दी में। दूसरा, इन्फ्लेशन जो मैंने बोला इन पीकिंग है यूएस का। नाउ बिगर कॉल इज दिस कि जो डेवलप मार्केट है वहां पे रिसेशन तो पक्का है, गिवन है। उल्टा सेंट्रल बैंकर्स को भी चाहिए कि थोड़ा रिसेशन आवे, कि इन्फ्लेशन थोड़ा उनका कंट्रोल हो जाए, दे कैन सॉक अप द एक्सेस लिक्विडिटी जो उन्होंने पुश की है कोविड के टाइम में। तो वो सब के लिए रिसेशन की जरूरत है, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और एक छोटा रिसेशन आएगा जो कि 2-3 क्वार्टर का हो, 1 से 2 या 3 क्वार्टर के बीच में थोड़ा बहुत होके खत्म हो जाए, वो तो इमर्जिंग मार्केट के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि वहां पे आपके जो फ्लोज है वो एक इमर्जिंग मार्केट को आते हैं। कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट होती है अच्छी तरह से, जो ऑलरेडी हो रही है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि हमारे लिए तो सिनेरियो बहुत ही बढ़िया है। और आपका जो ये मार्च का क्वार्टर जो आपने देखा, सॉरी जून का क्वार्टर जो आपने देखा, वो भी इतना बढ़िया भी नहीं था, पर खराब बिल्कुल नहीं था। और उल्टा यहाँ पे तो हमें ऐसे लग रहा था कि कमोडिटी प्राइसेस विल पे हैवॉक, मतलब काफी उथल पुथल कर देंगे रिजल्ट्स को, लेकिन वैसा हुआ नहीं और काफी अच्छा मैनेज कर लिया इंडिया इंक ने। तो उसके चलते हमें लग रहा है कि अभी एक तरह से यहाँ से आपको ग्रोथ ही दिखना चाहिए हमारे जो कंपनीज है जो रिपोर्ट करेंगी नंबर्स को, तो आगे चल के। और दूसरा, मॉनसून अच्छे रहे, उसके चलते रूरल डिमांड जो आपने देखा होगा कि लास्ट क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में जो रूरल फेसिंग कंपनियां थी उनके नंबर्स इतने ज्यादा बढ़िया नहीं थे जितने एक्सपेक्टेड थे, तो ये उनको भी हेल्प कर सकती है। तो इसके ऐसा लगता है कि सब ऐड ही हो रहा है हमारे लिए, और हमारा सिनेरियो अच्छा लग रहा है। थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा खिंच गया है बिकॉज ऑफ दिस रैली विच इज हैपेंड, पर वो टाइम करेक्शन हमें लग रहा है कि उसमें आ जाएगा और प्रॉब्ली इवन आउट हो जाएगा। बिल्कुल, ज़्यादातर फैक्टर्स पॉजिटिव हो रहे हैं और अब ऐसे में थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट रहे तो दिनशो सर इसे बड़ा पसंद करते हैं, अपनी पसंद के शेयर आराम से मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ दीप आपने नोटिस की नहीं कि मैंने जो सर की नोटिस की, जो शुरुआत की सर ने, कि जब मैं आया तो मैं आपका पुराना इंटरव्यू में जो देख रहा था जून वाला, एग्जैक्टली ये है ना, ये इसमें लोगों ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ वो बताता हूँ। दिनशो सर अगर आने के पहले अपना पुराना इंटरव्यू देखते आ रहे हैं तो मतलब वो अपनी एडवाइस को लेकर जो लोग दर्शकों को बताते कितनी सीरियस है, ये उनकी सीरियसनेस दिखाता है। क्योंकि आप कब क्या ओपिनियन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि ठीक है अनिल ने बुलाया चले जाता हूँ, जो मन में आएगा बोल दूंगा, जो मेरा मन में आया मतलब जो मार्केट व्यू बोल दूंगा। लेकिन पिछली बार क्या बोला था, इस बार क्या मैं बोल रहा हूँ, अगली बार के लिए मुझे क्या, ये प्रिपरेशन होती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और सब लोगों में नहीं होती। दिनशो सर, इसके लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। वाकई में सर इतना होमवर्क करके आना
ये बड़ी चीज, क्योंकि Quality सर की तो मांग है। सारे चैनल्स में जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि इतनी अपीयरेंस होते हैं, लेकिन आप एक एक अपीयरेंस का हिसाब लगकर करें, ये बड़ी चीज़ है। और जून में जब मुलाकात हुई थी 15,200 के आसपास से निफ्टी अब यहाँ से एक तरफा भागा है। अब आप क्योंकि कह रहे हैं कि थोड़ा रेंज बाउंड हो जाएगा मार्केट, अब स्टॉक पिकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर स्टॉक्स तो आप बताएंगे नहीं क्योंकि आप फंड मैनेजर हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि कौन सी थीम्स अब भी दम रखती है जहाँ पर सोचना है पैसा लगाने के बारे में? जी देखिए, एक तो हम हमेशा हमारा पसंदीदा रहा है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो वो तो हमें लग रहा है कि अभी सिनेरियो तो और भी बढ़िया हो गया, क्योंकि पूरी जो बैलेंस शीट है हमारी इंडिया इंक की, मतलब जो कंपनी है विच कंपोज द इंडेक्स, वो तो काफी स्ट्रांग हो गई है। इनफैक्ट आपने देखा होगा जो रिजल्ट अभी के आए थे, सबके मोरलेस निम्स बढ़ी गए थे, एक्सपैंड हुए थे। और दूसरा जो है राइट ऑफ्स कम हो गए थे। तो ऑब्वियसली ये तो डबल वैनी होती है बैंकिंग सेक्टर के लिए ओवरऑल। पर प्राइवेट सेक्टर बैंक इसलिए हमें ज्यादा पसंद है क्योंकि वो कंज्यूमर फेसिंग होते हैं, और जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो होता है जहाँ पे, वहां पे उनके निम्स एक्सपेंशन काफी जल्दी होने लगते हैं, क्योंकि जो लेंडिंग होती है सीधी एडजस्ट हो जाती है फॉर राइजिंग इंटरेस्ट रेट, और जो बोरिंग होती है जो उनका कॉस्ट है वो आस्ते आस्ते बढ़ता है, क्योंकि वो टाइम डिनोमिनेटर होता है। और इसलिए जैसे जैसे रिन्यू होते हैं उनके डिपॉजिट्स वगैरह, उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहते हैं। तो इसलिए वहां पे थोड़ा कम होता है, और लेकिन लेंडिंग में ज्यादा होता है, इसलिए निम्स बढ़ जाते हैं। तो ये तो एक सेक्टर है जो आपको देखना ही पड़ेगा। और दूसरा इसमें जो हमारे इंडेक्स का भी वेट है वो काफी हाई है, तो ये सेक्टर चलना बहुत जरूरी है। और दूसरा जब इकोनॉमी एक्सपैंड होती है तो कंजम्पशन के लिए ही होती है, इसलिए कंजम्पशन ड्रिवन बैंक होते हैं या एनबीएफसी होते हैं, वो तो ज्यादा ही बेनिफिट करते हैं यहाँ से। तो इसलिए ये एक सेक्टर है। दूसरा जो हमने काफी पहले हाईलाइट कर दिया था आपको, वाज डिस्क्रिशनरी सेक्टर, और वो भी एस्पिरेशनल डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो बोलते, वहां पे हमने काफी हमारा एक्सपोजर बढ़ा दिया था। तो वो हमें लग रहा है कि वो चलता रहेगा, और वहां पे काफी कंपनियां हैं जो हमने हाईलाइट की थी, और काफी अभी चल भी गई है और अच्छी और भी लग रही है यहाँ पे। तो इसलिए वो एक सेक्टर है। तीसरा जो हमें पहले लगा था कि अभी यूएस का रिसेशन को देख के हमें थोड़ा कॉशन बरतना था, वो था आईटी सेक्टर। लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि आईटी में शायद करेक्शन जो था बल्क वो हो चुका है। यहाँ से आपको सिलेक्टिवली आपको जो, लेकिन लार्ज कैप ही देंगे, सिलेक्टिवली जो भी होगा वो लार्ज कैप में ही होगा, क्योंकि जो मिड और स्मॉल कैप होते हैं नॉर्मली एक रिसेशन में क्या होता है, जब डेवलप मार्केट रिसेशन में जाते हैं तो कंसोलिडेशन होता है। तो कंसोलिडेशन के चलते जो छोटे वेंडर्स होते हैं वो बिजनेस लूज करते हैं, और लार्जर वेंडर्स को बिजनेस मिल जाता है। इसलिए लार्ज कैप में आप देख सकते हैं, एक एक्सपोजर आपको बढ़ाना है तो कर सकते हैं। यहाँ से भी ये आईटी वाले चल गए हैं इनफैक्ट, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि यहाँ से अभी एक स्टेडी प्ले आपको जो चाहिए अपने पोर्टफोलियो में वो आईटी में आपको मिल सकता है। तो यही सब सेक्टर्स हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं और जहाँ पे हम डटे हुए। परफेक्ट है सर। अच्छा सर, इस बार लंबे समय बाद अच्छा रिजल्ट सीजन देखने को मिला, राइट? मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ठीक था, साल दर साल तो खैर होना ही था। तो आप बताएं सर, आपका क्या टेक अवे है? रिजल्ट सीजन से खत्म हुआ है कल ही परसों ही, तो कहाँ आपको अच्छे लगे रिजल्ट्स और किस तरह का ओवरऑल सीजन आपने देखा है सर? तो एक तरह से मैंने बोला बैंकिंग तो बहुत ही बढ़िया था, पूरा सेक्टर का रिजल्ट काफी अच्छे आए थे, और स्टॉक्स ने भी रिएक्ट किया था टू दैट एक्सटेंट वहां पे। दूसरा जो था, जो कमोडिटी सेक्टर था, जहाँ पे ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट बिल्ट ही नहीं था, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हुए थे, तो वो उसके लिए उनको खींच दिया नीचे, रिजल्ट इतने बढ़िया नहीं थे। पर एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो कमोडिटी जो गिरती है, तब बाकी ओवरऑल जो सेक्टर्स हैं वो काफी अच्छा करते हैं, क्योंकि उनका इनपुट कॉस्ट कमोडिटी होता है। तो उसके चलते काफी अच्छे नंबर दिखे आपको दूसरे सेक्टरों में भी जो कमोडिटी ड्रिवन सेक्टर्स थे। तो इसलिए ओवरऑल हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल प्रॉब्ली आपने देखा होगा कि नंबर कटे ही हैं ये रिजल्ट सीजन के चलते, थोड़े बहुत, मतलब 1 से 2% करेक्शन दिखा है। आई मीन जो रिवीजन हुआ है ईपीएस का इंडेक्स के लिए, वो मेनली वाज बिकॉज ऑफ कमोडिटी एंड नथिंग एल्स। तो वहां पे आपको जो दिखा था वो दिखा, लेकिन अदरवाइज बाकी सारे सेक्टरों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इनफैक्ट जो ओपनिंग ट्रेड थे वो तो बहुत ही बढ़िया थे, लाइक होटल वगैरह जो देखे आपने वो तो फिनोमिनल नंबर थे, और वहां पे तो काफी अपसाइड दिखा आपको एक तरह से। और दूसरा जो, जैसे हमने डिस्क्रिशनरी की बात की थी,
वहां पे भी आपको जैसे फुटवेयर कंपनीज हो गई थी या अपैरल कंपनीज हो गई थी, उनके भी नंबर बहुत अच्छे आए थे। तो ये सब आप आई थिंक देख सकते हैं एक बार। ठीक बात है। तो ये नंबर्स आपके लिए रहे काफी बेहतरीन। बहुत बहुत धन्यवाद दिनशो सर समय देने के लिए और मार्केट के आउटलुक पर अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दिनशो ईरानी सर बताते हुए अपनी राय पूरी आगे के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है शॉर्ट टर्म पिक का और एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में पालिया साहब की शॉर्ट टर्म पिक है, बाकी बताएं सर। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में देखें तो 2006 के जो हाई थे वो भी स्टॉक ने सरपास किए ईयरली चार्ट पे। तो जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम यहाँ पे स्टॉक में बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस को शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, हमें लगता है ये स्टॉक में 540 से लेके 560 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 445 का। तो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म पिक में। ओके, महिंद्रा लाइफ है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। आइए, सीबीजी तैयार है अपने एक बेहतरीन पिक के साथ, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। सीबीजी बताएं। अनिल जी, टाइम बहुत लग गया और मेरे पास अभी एक नहीं दो स्टॉक आ गया है और दो स्टॉक ही मैं करूंगी यहाँ पे बीटीएसटी के लिए। एक तो दो स्टॉक पुराना है क्योंकि लास्ट वीक मैंने दोनों ही स्टॉक रक्षाबंधन पीक में दिया था। एक था पीरामल एंटरप्राइजेस, तब बहुत लोअर लेवल से रिकवरी शो कर रहा था। मैंने थोड़ा सा खरीदने के लिए कहा था 1940 1945 के आसपास। उसके बाद 1840 1850 के आसपास मैंने रिकमेंड किया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद 1861 क्रॉस करने के बाद ऐड करने के लिए कहा था। अब उस रेंज से तो ये स्टॉक 1986 के आसपास आ चुका है। 2000 2200 2350 ये सब मेरा टारगेट्स था। अभी ये डे हाई पर है, 1985 का भाव है। मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी खरीदा जा सकता है। बड़ा सा तेजी इसमें एक्सपेक्टेड है, ये चला ही नहीं है और ये चलने वाला है। करंट लेवल पर खरीदेंगे टारगेट। हाँ, ओके सिमी जी, आप तो म्यूट हो गई, या तो कनेक्शन गया या फिर म्यूट हो गई, दो में से क्या हुआ पता नहीं। ओके, आप ओके सिमी जी ज्यादा जोर से बोलते तो कनेक्शन ही हिल जाता है। कुणाल जी वगैरह तो सब हिलते हैं, पैनलिस्ट हो तो समझ में आया, कनेक्शन भी हिलने लगा। तो पीरामल एंटरप्राइजेज और दूसरी पिक सिमी जी की हम एक काम करेंगे, थोड़ी देर में हम फ्लैश कर देंगे, अगर कनेक्शन हो जाएगा तो ठीक है। आगे सिमी जी जल्दी से बता दो, आप है ना बैकग्राउंड देते उतने में कनेक्शन चले जाता है। जी अनिल जी, मेरा तो कनेक्शन ही चला गया था फोन पर। जी बताएं। अब पीरामल एंटरप्राइज को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 2000 2020 2050 2100 का बड़ा टारगेट्स के लिए पीरामल एंटरप्राइजेस को खरीद कर चलने का सलाह होगा। और मेरा दूसरा स्टॉक जो था वो था केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। वो नेक्स्ट डे कुणाल जी राकेश जी ने भी रिपीट किया था और मैंने भी साथ दिया था उनका। मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पे भी देखने को मिलना चाहिए। एक तो करंट लेवल पर 575 574 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदे। 580 का क्रॉसओवर के बाद ऐड कर ले, क्योंकि उस दिन का भी हाई 579 था और नेक्स्ट डे का भी हाई 579 ही था। तो 579 क्रॉस करने के बाद इसमें नया तेजी देखने को मिलेगा। 600 620 का ओवरऑल टारगेट है, जो कि मुझे लगता है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आ जाएगा। उस दिन मैंने जो कॉल दिया था वो मैं 1 से 2 वीक के लिए दे रही थी। अभी लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 600 से 620 का टारगेट आ जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। चेक मेरे तरफ से दूसरा स्टॉक होगा, 565 के नीचे स्टॉप लगाएंगे। ओके, थैंक यू सिमी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस बीच हम आप सबसे विदा लेंगे। विदा लेने के पहले सब दर्शकों को भी एक चीज बतानी जरूरी है। हमारे एक्सपर्ट्स कहाँ हैं, एक्सपर्ट्स को भी बतानी है। स्पेशली देखो, एक तो वागले साहब, राजेश पालिया जी, सुमित जी, 3 लोग तो ध्यान से सुनना आप, क्योंकि आप तीनों महाराष्ट्र में, मुंबई में हैं। क्योंकि अभी से थोड़ी देर में 11 बजे, एग्जैक्ट 11 बजे 7 मिनट बाद, 8 मिनट बाद पूरे महाराष्ट्र में एक साथ राष्ट्रगान का सामूहिक आयोजन होगा। स्वराज महोत्सव के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार ने ये अपील की है कि चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या फिर सरकारी संस्थान हो, और महाराष्ट्र का हर एक जो यहाँ का नागरिक है वो एक साथ 11 बजे राष्ट्रगान का सामूहिक गायन करेगा। तो जाहिर सी बात है, हम भी, हमारा स्टूडियो मुंबई में है, आप सब लोग जो मुंबई और महाराष्ट्र में, बाहर के लोग भी बिल्कुल इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन कम से कम मुंबई महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो 11 बजे जरूर राष्ट्रगान में पूरा साथ दें। तो इसी अपील के साथ हम आप सबसे विदा लेंगे।
आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीप को इजाजत दीजिए और देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।